आज देखेंगे किसमें है असली दम और कौन जीतेगा ये बाजी। आओ आओ गांव वालों, तुम में से कौन है जो इस सांड को हरा सके। मैं देखना चाहती हूँ किसमें है असली दम। मुझे तो लगता है तुम्हारे गांव में कोई मर्द बचा ही नहीं है। इतने लोग खड़े हैं लेकिन हिम्मत किसी में नहीं। आओ, कायर मत बनो, इस सांड से लड़ो। दूर दूर से लोग आए हैं, मेरी नाक मत कटवाओ। मुझे लगता है तुम लोगों की गैरत यूं नहीं जागेगी। ठीक है, सुन लो मेरी बात। जो भी इस सांड को काबू करेगा उसे मैं 2 करोड़ रुपए दूंगी। और इतना ही नहीं, मैं उसी से शादी भी करूंगी। मैं लड़ूंगा, इस सांड से मैं ही लड़ूंगा। देखते हैं कितना ताकतवर है ये सांड। ठीक है, कोई तो आगे आया। जाओ, अब इस सांड का सामना करो। अरे, आज तो मैं गया। ये सांड मुझे नहीं छोड़ेगा। क्या कोई और है जो इस सांड का सामना कर सके? मैं लड़ूंगा, इस सांड से मैं लड़ूंगा। तुम लड़ोगे इस सांड से? तुम्हारे सामने बड़ा पहलवान भी टिक नहीं पाया। तुम ये लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। जाओ, घर जाओ। नहीं, मैं इस सांड से लड़ूंगा। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, अगर तुमने इस सांड को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 2 करोड़ नहीं, पूरे 10 करोड़ दूंगी और मैं तुमसे शादी भी करूंगी। एक गांव जहां बड़े बड़े पहलवान हार चुके थे, एक सांड जिसके सामने जाने से लोग डरते थे, और फिर एक 14 साल का लड़का आगे आया जिसके पास ना ताकत थी ना पैसा, बस एक वजह थी, अपनी माँ को बचाने की। आगे जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। दोपहर की तपती हुई धूप में राजस्थान के गांव रामगढ़ का विशाल मैदान धूल और शोर से गूंज रहा था। वहां खड़े होने तक की जगह नहीं बची थी। चारों तरफ धूल उड़ रही थी और लोगों के नारों की आवाज आसमान तक जा रही थी। लेकिन उस भीड़ के बीच जो खड़ा था, उसे देखकर बड़े बड़े पहलवानों के भी पसीने छूट रहे थे। वह कोई आम जानवर नहीं था, बल्कि किसी राक्षस जैसा दिखने वाला एक विशाल काला सांड था जिसका नाम था भीम। उसकी मजबूत मांसपेशियां लोहे की तरह सख्त थीं और उसकी आंखें जलते अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसके नथुनों से निकलती भाप उसके अंदर भरे भयानक गुस्से का सबूत दे रही थी। पूरे गांव में ऐलान किया गया था कि जो भी सांड भीम को काबू कर लेगा उसे 10 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर दूर दूर से पहलवान आए थे। कोई पहाड़ जैसा शरीर लेकर आया था तो किसी के बाजुओं में हाथी जैसी ताकत थी। मुकाबला शुरू हुआ और पहला पहलवान मैदान में उतरा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सांड ने उसे एक ही झटके में सूखे पत्ते की तरह हवा में उछाल दिया। फिर दूसरा आया। उसने चालाकी से उसके सींग पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही वो भी जमीन पर गिर पड़ा। एक के बाद एक कई सूरम आए, मगर नतीजा हर बार वही रहा। हार, दर्द और बेइज्जती। धीरे धीरे भीड़ का जोश शर्म और डर में बदलने लगा। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, ये कोई सांड नहीं है, ये तो राक्षस है। ऐसे छेड़ना मतलब मौत को बुलावा देना है। इसी डरी हुई भीड़ के एक कोने में एक दुबला पतला सा 14 साल का लड़का खड़ा था, राहुल। उसके कपड़ों पर जगह जगह पैबंद लगे हुए थे और पैरों में चप्पल तक नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था जो बाकी सबकी आंखों में साफ दिख रहा था। वहां एक अजीब सी शांति थी, एक गहराई, एक सुकून। राहुल की दुनिया इस चमक दमक से बिल्कुल अलग थी। वह गांव की गलियों से प्लास्टिक और बोतलें बटोर कर अपना पेट भरता था। उसका घर, अगर उसे घर कहा जाए तो टिन और प्लास्टिक से बनी एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां उसकी बीमार माँ हर पल जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। दवाइयों की कमी की वजह से उनकी खांसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। राहुल का बड़ा भाई मोहन, जो पहले मजदूरी करता था, अब खुद बीमारी की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता था। घर की सारी जिम्मेदारी अब सिर्फ राहुल के कंधों पर थी। लेकिन जाते जाते उसके पिता रघुवीर उसे एक अनमोल हुनर सिखा गए थे, जानवरों को समझने का हुनर। बचपन में राहुल घंटों अपने पिता को जानवरों के साथ काम करते हुए देखा करता था। वे हमेशा कहते थे, बेटा, जानवर को ताकत से नहीं, दिल से जीता जाता है। जब तुम उसकी आंखों में बिना डर के देखोगे तो उसका गुस्सा खुद ब खुद शांत हो जाएगा। आज वही आवाज राहुल के कानों में गूंज रही थी। मैदान में खड़ा भीम अब भी जमीन को रौंद रहा था। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसे वहां कोई सांड नजर नहीं आ रहा था, उसे अपनी माँ का इलाज दिख रहा था। उसे पैसे नहीं, एक नई जिंदगी नजर आ रही थी। अचानक वो लड़का भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ा। जब लोगों की नजर उस पर पड़ी तो पहले सब हैरान रह गए। अरे, ये तो वही लड़का है जो कुछ देर पहले कूड़ा बीन रहा था। अब ये सांड से लड़ेगा? लेकिन राहुल की नजर सिर्फ एक ही चीज पर टिकी थी, उस विशाल और खौफनाक सांड पर। अरे, पागल हो गया है क्या?
यहाँ हड्डियां टूटती हैं, ये कोई खेल नहीं है, किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा। लेकिन राहुल ने किसी की बात नहीं सुनी। वह सीधे आगे बढ़ता हुआ मैदान के खास हिस्से तक पहुंच गया, जहां गांव के बड़े बड़े लोग और मुकाबले के आयोजक खड़े थे। एक आलीशान कुर्सी पर सफेद कपड़ों में बैठी थी रानी। वह उस इलाके के सबसे अमीर जमींदार की बेटी थी, बेहद खूबसूरत, ठाट बाट और घमंड से भरी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा तेज और अहंकार था। असल ऐलान उसी ने करवाया था और ये पूरा मुकाबला भी उसी की शर्त पर रखा गया था। राहुल उसके सामने जाकर रुक गया। उसकी आवाज में जरा भी कंपी नहीं थी। वह चट्टान की तरह मजबूत खड़ा था। मुझे एक मौका चाहिए, मैं इस सांड को काबू कर सकता हूँ। एक पल के लिए पूरा मैदान शांत हो गया, जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक जोरदार ठहाके गूंज उठे। ये सांड को हराएगा? इनाम के लालच में अपनी जान देने आया है ये पागल। रानी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजर राहुल के फटे कपड़ों और नंगे पैरों पर ठहर गई। वह बोली, अगर तुमने इस सांड भीम को काबू कर लिया तो मैं तुम्हें 10 करोड़ रुपए दूंगी। पूरा मैदान फिर एकदम शांत हो गया। राहुल की आंखों में एक चमक उभरी। वह एक कदम और आगे बढ़ा और बोला, अगर मैं जीत गया तो 10 करोड़ भी लूंगा और तुम्हें मुझसे शादी भी करनी होगी। पूरा मैदान जैसे बिजली गिरने से सन्नाटे में डूब गया। रानी की आंखों में हैरानी दौड़ गई। फिर उसके होंठों पर एक चुनौती भरी मुस्कान आई। और अगर तुम हार गए तो 2 साल तक मेरी भैंसों का गोबर उठाओगे और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। राहुल ने बिना पलक झपकाए जवाब दिया, ठीक है, मुझे ये शर्त मंजूर है। भीड़ में फिर से शोर मच गया। पागल है क्या? ये तो खुदकुशी करने आया है। लेकिन राहुल अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून था। वह जानता था ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं है, ये उसकी माँ की आखिरी उम्मीद है। उसके पिता रघुवीर की आवाज उसके अंदर गूंज रही थी, डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी हार है बेटा। लोग अब भी हंस रहे थे, लेकिन राहुल की नजर सिर्फ सांड भीम पर टिकी थी। अचानक सांड ने जमीन पर जोर से पैर पटका। धूल का गुब्बार आसमान में उठ गया। उसकी डरावनी हुंकार से पूरा मैदान कांप उठा। राहुल के दिमाग में वो काली रात घूम गई जब उसकी माँ खांसते खांसते बेहोश हो गई थी। घर में दवा तो दूर, साफ पानी तक नहीं था। वह बाहर बैठा बेबस रो रहा था। उसने आंखें बंद की। काश उसके पिता आज होते। जब उसने आंखें खोली तो वह डरा हुआ लड़का नहीं रहा था। वह अपने पिता की ताकत बन चुका था। मैदान में उतरने का इशारा मिला। लोग पीछे हट गए। अब असली टक्कर शुरू होने वाली थी, दिमाग और ताकत की। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। ना कोई जल्दबाजी, ना कोई घबराहट। सांड ने सिर उठाया और भयानक आवाज के साथ उसकी तरफ दौड़ा। भीड़ से चीख निकल गई, लेकिन राहुल अपनी जगह डटा रहा। आखिरी पल में वह हल्का सा एक तरफ खिसक गया। सांड का वार खाली चला गया, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि हवा के झोंके से ही राहुल जमीन पर गिर पड़ा। अब नहीं उठेगा, किसी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन राहुल फिर खड़ा हो गया। उसके घुटनों से खून बह रहा था। हथेलियां छिल चुकी थीं, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। सांड भी अब हैरान था। अब तक सब उससे ताकत से भिड़े थे, लेकिन ये लड़का पानी की तरह बहता हुआ लड़ रहा था। राहुल ने सांड की सांसों के साथ अपनी सांसों को मिलाना शुरू किया। वह उसकी गर्मी, उसकी धड़कन और उसके गुस्से को महसूस कर रहा था। अचानक मौका मिला। उसने सींग पकड़ने की कोशिश नहीं की। राहुल हवा में उछला, लेकिन गिरा नहीं। उसके हाथ झोंके की तरह सांड के शरीर से चिपक गए। उसकी पकड़ फौलाद जैसी मजबूत थी। पूरा मैदान खामोश हो चुका था। हजारों सांसें थम गई थीं। तभी उसके पिता की आवाज फिर गूंजी, जब जानवर थकने लगे तो उससे लड़ो मत, उसे रास्ता दिखाओ। राहुल ने जोर नहीं लगाया। उसने खुद को पूरी तरह सांड भीम की हर हरकत के साथ मिला दिया। समय बीतता गया। सांड का गुस्सा अब थकान में बदलने लगा था। उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई। उसकी भारी सांसों की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने धीरे धीरे अपनी पकड़ का दबाव बदला। उसने सांड को दबाया नहीं, बल्कि उसे मोड़ने का इशारा दिया। उसने लड़ाई नहीं की, बस उसे सही दिशा दी। और फिर वही हुआ जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह विशाल काला सांड धीरे धीरे अपने घुटनों पर आया और फिर जमीन पर बैठ गया। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। 1 पल, 2 पल, फिर किसी ने जोर से चिल्लाया, बैठ गया। सांड बैठ गया। अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा आसमान गूंज उठा। राहुल ने धीरे से उसके माथे पर हाथ फेरा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने पुराने दोस्त को दिलासा देता है। जो जानवर कुछ ही पल पहले मौत बनकर दौड़ रहा था, अब एकदम शांत था, जैसे कोई मासूम बछड़ा। उसकी आंखों की आग बुझ चुकी थी। भीड़ का सब्र टूट गया। खुशी की लहर दौड़ गई। कोई ताली बजा रहा था तो कोई हैरानी में आंसू बहा रहा था। ये चमत्कार है, ये लड़का आम नहीं है। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर थकान से टूट रहा था। सांसें बेकाबू थीं, लेकिन उसके मिट्टी से सने चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, पिताजी, हो गया। अचानक उसे अपनी माँ याद आई। ये जीत तालियों की नहीं थी, ये उसे एक सांस की जीत थी जो उसकी माँ को चाहिए थी। लोग उसे हीरो कहने लगे। कोई पानी लेकर आया, कोई उसे कंधों पर उठाने लगा।
पहली बार किसी ने उसे कूड़ा बीनने वाला नहीं बल्कि एक योद्धा की नजर से देखा। रानी भी धीरे धीरे अपनी कुर्सी से खड़ी हुई। उसके चेहरे से अब घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। उसकी आंखों में हैरानी भी थी और एक गहरी गंभीरता भी। वह माइक के पास आई और बोली, आप सबने अपनी आंखों से देखा है, इस लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। भीड़ जोर से चिल्लाई, इनाम दो, 10 करोड़ दो और इससे शादी करो। राहुल धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे लेकिन उसका इरादा पत्थर की तरह मजबूत था। रानी ने उसे अपने पास बुलाया और हैरानी से पूछा, तुम्हारी उम्र क्या है? राहुल बोला, 14 साल। ये सुनते ही भीड़ में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। इतना छोटा? ये तो नाबालिग है। रानी का चेहरा एक पल के लिए गंभीर हो गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, चुनौती तो चुनौती होती है लेकिन कानून भी अपनी जगह होता है। इतनी बड़ी रकम किसी नाबालिग को सीधे नहीं दी जा सकती। पूरा मैदान सन्नाटे में डूब गया। वह आगे बोली, और जहां तक शादी की बात है, जब राहुल 18 साल का हो जाएगा तब मैं उससे शादी करूंगी। राहुल की आंखों में हैरानी भर गई। लेकिन मैंने सांड को काबू किया है, आप सबने देखा है। रानी कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ तुम जीते हो और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटूंगी, लेकिन पैसे तुम्हें सीधे नहीं दिए जा सकते। भीड़ में बेचैनी फैल गई। ये नाइंसाफी है। इस बच्चे ने अपनी जान दांव पर लगाई है। राहुल के हाथ अपने आप मिट्टी में भींच गए। उसे लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। अभी जो उम्मीद का सूरज उगा था उस पर कानून के बादल छा गए थे। उसने नम आंखों से रानी की तरफ देखा। अब बात सिर्फ पैसों की नहीं थी, ये उसकी माँ की जिंदगी का सवाल था। राहुल की आवाज में दर्द था। मुझे पूरे 10 करोड़ नहीं चाहिए, बस इतना दे दीजिए कि मेरी माँ बच जाए। उसके ये शब्द हर इंसान के दिल को चीर गए। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। रानी ने राहुल को गौर से देखा। अब उसकी आंखों में घमंड नहीं था, वहां सिर्फ सम्मान था। वह धीमी आवाज में बोली, तुम बहुत बड़े दिल वाले हो राहुल, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वहां तुरंत हलचल शुरू हो गई। वकील बुलाए गए, कागजों की बातें होने लगी, लेकिन राहुल के पास वक्त नहीं था। हर गुजरता पल उसे अपनी माँ से दूर ले जा रहा था। वह और इंतजार नहीं कर सका। अचानक वह भीड़ को चीरता हुआ नंगे पांव दौड़ पड़ा। उसका घायल शरीर दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह सीधा अपनी टूटी झोपड़ी की ओर भागा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें फूल चुकी थीं। अंदर अंधेरे में उसकी माँ लेटी थी। उनकी सांसें भारी थीं, आंखें बंद। राहुल दौड़कर उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसने उनका ठंडा कमजोर हाथ अपने हाथों में थाम लिया। आंसू टपक कर उनकी हथेली पर गिरने लगे। रोती हुई आवाज में वह बोला, माँ उठो, मैं जीत गया। माँ ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। पीले होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने कमजोर हाथ उठाकर कहा, मुझे पता था तेरे पिता का जज्बा तुझ में जिंदा है बेटा। राहुल की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, अगर उन्होंने पैसे नहीं दिए तो? माँ ने अपनी बची खुची ताकत से उसका हाथ दबाया और बोली, बेटा तूने कोशिश की, मेरे लिए यही सबसे बड़ी दौलत है। लेकिन राहुल के लिए ये काफी नहीं था। उसने पूरी रात आंखों में काट दी। अगली सुबह उसे फिर मैदान में बुलाया गया। इस बार माहौल अलग था। भीड़ कम थी लेकिन गंभीरता ज्यादा थी। रानी वहां खड़ी थी और साथ में गांव के बड़े लोग भी। उसने राहुल की आंखों में देखते हुए कहा, हमने फैसला कर लिया है। राहुल की सांस गले में अटक गई। तुम्हारी जीत पर कोई सवाल नहीं है, इनाम तुम्हारा है। राहुल की आंखों में उम्मीद चमक उठी। लेकिन रानी ने आगे कहा, पैसे सीधे तुम्हें नहीं मिलेंगे, पूरी रकम शहर के बड़े अस्पताल को दी जाएगी, तुम्हारी माँ के इलाज के लिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल ने बिना एक पल सोचे तुरंत कहा, मुझे मंजूर है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। उसी पल उसके लिए नोटों की कीमत बदल गई। अब वो पैसे नहीं थे, वो सांसें थीं, जिंदगी थी। कुछ ही देर में एम्बुलेंस की आवाज, रामगढ़ की तंग गलियों में एम्बुलेंस की आवाज गूंज उठी। राहुल ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन वह अपनी माँ को ऐसी गाड़ी में ले जाएगा। स्ट्रेचर पर लेटी उसकी माँ की सांसें हल्की थीं। राहुल उनका हाथ थामे एम्बुलेंस के कोने में बैठा था, जैसे हाथ छूटते ही वो उससे दूर चली जाएंगी। शहर के बड़े अस्पताल की ऊंची इमारतें देखकर राहुल सहम गया। सफेद कोट वाले डॉक्टर, तेज रोशनी, मशीनों की आवाजें, सब कुछ किसी दूसरी दुनिया जैसा लग रहा था। माँ को तुरंत ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। राहुल बाहर बेंच पर अकेला बैठ गया। अब उसे एहसास हुआ, असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वहां सांड सामने था, दुश्मन दिख रहा था, लेकिन यहाँ दुश्मन अदृश्य था, मौत। घंटे बीतते गए, कोई खबर नहीं। हर बार जब कोई डॉक्टर या नर्स बाहर आती, उसका दिल जोर से धड़कने लगता। उसे अपने पिता रघुवीर की बात याद आई। मर्द वो नहीं जो डरता नहीं, मर्द वो है जो डर के बावजूद अपने परिवार के लिए खड़ा रहता है। आज वह अकेला खड़ा था। रात गहरी हो गई। ठंडी बेंच पर बैठा राहुल ऊँघने लगा, लेकिन हर बार चौंक कर जाग जाता। आखिर वह एक कोने में गया
हाथ जोड़े, आंखें बंद की और मन ही मन बोला, अगर मैंने कभी कुछ अच्छा किया है, अगर पिताजी मुझे देख रहे हैं तो बस मेरी माँ को बचा लो। सुबह की पहली किरण के साथ डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर थकान थी। राहुल दौड़कर उनके पास पहुंचा। मेरी माँ। डॉक्टर ने मास्क हटाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, ऑपरेशन सफल रहा, अब खतरा टल गया है। राहुल वहीं जमीन पर बैठ गया, जैसे किसी ने उसके कंधों से पूरी दुनिया का बोझ हटा दिया हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये खुशी के आंसू थे। वह जानता था, अगर उस दिन वह सांड भीम के सामने चट्टान बनकर खड़ा न होता तो आज ये शब्द सुनने को नहीं मिलते। कुछ देर बाद उसे माँ से मिलने की इजाजत मिली। माँ की आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर सुकून था। राहुल ने धीरे से उनका हाथ थामा। माँ, मैं हूँ। उनकी उंगलियां हल्की सी हिलीं और होठों पर एक छोटी सी मुस्कान आई। उस पल राहुल को लगा, ये खुशी 10 करोड़ से भी बड़ी है। दिन बीतते गए, माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी। राहुल रोज उनके पास बैठता, कभी पानी पिलाता, कभी बातें करता। एक दिन माँ ने कमजोर आवाज में पूछा, सच बता बेटा, उस जानवर के सामने तुझे डर नहीं लगा था? राहुल हल्का सा मुस्कुराया, नहीं माँ, आपने ही तो सिखाया था, हार मान लेना पाप है। माँ की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद छुट्टी मिल गई। जब वे अस्पताल से बाहर निकले तो राहुल ने आसमान की तरफ देखा। आज सूरज कुछ ज्यादा ही चमक रहा था, जैसे जिंदगी खुद मुस्कुरा रही हो। वह माँ का हाथ पकड़े धीरे धीरे चल रहा था। माँ अभी भी कमजोर थी, लेकिन उनकी आंखों में जिंदगी लौट आई थी। अब राहुल सिर्फ बेटा नहीं, सहारा बन चुका था। झोपड़ी में वापस आकर सब कुछ वैसा ही था, टूटी छत, पुरानी दीवारें, तंगी, लेकिन एक फर्क था, अब उस घर में बेबसी नहीं थी। कुछ ही दिनों में गांव का माहौल बदलने लगा। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे, अब इज्जत से मिलने लगे। कोई फल लेकर आता, कोई कपड़े, और कोई सिर्फ राहुल को देखने आता। एक दिन रानी भी आई, सादे कपड़ों में, बिना किसी घमंड के। वह राहुल के सामने आकर बोली, तुमने सिर्फ सांड को ही नहीं, मेरे घमंड को भी काबू कर लिया है। वह कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मुझे चैलेंज याद है और मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती। राहुल ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रानी ने नजरें झुका लीं और कहा, लेकिन शादी जिद या घमंड पर नहीं होनी चाहिए। अगर कभी होगी तो बराबरी और सम्मान पर होगी। राहुल ने शांति से जवाब दिया, मैंने चैलेंज जीता है, दिल नहीं हारना चाहता, बाकी फैसला वक्त करेगा। रानी की आंखों में पहली बार नरमी दिखी। समय गुजरता गया। राहुल ने कूड़ा बीनना छोड़ दिया। उसने शहर के एक मैकेनिक के पास काम सीखना शुरू कर दिया। मेहनत तो उसे पहले से आती थी, अब उसे सही दिशा मिल गई थी। माँ रोज सुबह उसके लिए दुआ करती, भगवान मेरे बेटे को हमेशा सुरक्षित रखना। एक शाम राहुल झोपड़ी के बाहर बैठा, आसमान देख रहा था, ठंडी हवा चल रही थी। वह धीरे से बोला, पिताजी, आपने जो सिखाया था उसी ने माँ को बचाया है। हवा का एक झोंका उसके बालों को छूकर गुजर गया, जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। महीने बीत गए, माँ पूरी तरह ठीक हो गई। अब उस घर में हंसी गूंजती थी। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, अब अपने लिए भी जीना सीख। राहुल हल्की मुस्कान के साथ बोला, माँ, मेरा सबसे बड़ा मुकाबला तो मैं जीत चुका हूँ। वह अब भी वही सादा लड़का था, लेकिन उसके अंदर एक नई ताकत जुड़ चुकी थी, हौसला। गांव वाले अब अपने बच्चों को उसकी कहानी सुनाते थे। देखो, अगर नियत साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो किस्मत भी झुक जाती है। राहुल जब भी किसी जानवर को देखता, रुक जाता। अब उसकी आंखों में डर नहीं, समझ थी। उसे समझ आ चुका था कि ताकत से बड़ी चीज सब्र और प्यार होती है। रात को वह अक्सर आसमान की ओर देखता और दिल में कहता, मैं भिखारी नहीं था, मैं सिर्फ वक्त की परीक्षा दे रहा था और आज मैं उसमें पास हो गया। राहुल की कहानी किसी बड़ी किताब में नहीं लिखी गई, किसी अखबार की सुर्खियां भी नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो एक मिसाल बन गई उन सब के लिए जो कमजोर होते हुए भी हार मानने से इनकार कर देते हैं। उस दिन रामगढ़ के लोगों ने सिर्फ एक सांड को झुकते नहीं देखा था, बल्कि उन्होंने एक सच्चाई को समझा था। हिम्मत शरीर से नहीं, दिल से पैदा होती है। राहुल के पास ना दौलत थी, ना ताकत, ना सहारा, लेकिन उसके पास एक वजह थी, अपनी माँ की जिंदगी। और जब इंसान के पास वजह होती है तो वो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। समय बीतता गया, रामगढ़ बदलता गया, लेकिन राहुल की कहानी लोगों के दिलों में जिंदा रही। बच्चे उसे देखकर सीखते थे कि असली ताकत मांसपेशियों में नहीं बल्कि इरादों में होती है। और बड़े लोग भी चुपचाप ये मानने लगे थे कि कभी कभी सबसे बड़ा योद्धा वही होता है जिसे दुनिया सबसे कमजोर समझती है। राहुल अब भी वही था, सीधा सादा, जमीन से जुड़ा हुआ, लेकिन उसके अंदर अब एक आग थी, एक भरोसा कि वो कुछ भी कर सकता है। कई बार रात को वो आसमान की तरफ देखता और धीरे से मुस्कुरा देता, जैसे अपने पिता से कह रहा हो, देखो, मैं टूट कर नहीं बिखरा, मैं संभल कर और मजबूत हो गया। और शायद यही जिंदगी की असली जीत है, ना पैसा, ना शोहरत, बल्कि वो पल जब आप हार के सबसे करीब होते हुए भी खुद को संभाल लेते हैं। तो अगर कभी जिंदगी आपको भी
किसी भीम के सामने खड़ा कर दे तो डरना मत। याद रखना, सांड हमेशा ताकत से नहीं, कभी कभी समझ और सब्र से भी झुकता है। और इंसान वो तभी जीतता है जब वो खुद पर यकीन करना नहीं छोड़ता। यही राहुल की असली जीत थी। 10 करोड़ से भी बड़ी, मौत से भी बड़ी, ये जीत थी जिंदगी को फिर से हासिल करने की।